हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब का ये सेशन नंबर 28 है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी एक सीरीज़ है ग्रामर एंड वोकैब की, जिसका नाम है डेली डोज। इसके हर सेशन में हम 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस को चूज करते हैं, सम फ्रॉम ग्रामर एंड सम फ्रॉम वर्ड पावर। वाइल चूजिंग द क्वेश्चंस वी डू ट्राई कि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हों, ताकि एग्जाम्स में जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिनमें कई बार स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर पाते हैं, दे फेल टू मेक अ मार्क, तो उस जगह पर स्टूडेंट जरूर एज ले सके, अच्छा परफॉर्म कर सके। ये इसी सीरीज का सेशन नंबर 28 है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो डेली क्विजेस के, डेली डोजेस के सेशंस हैं, इन सारे सेशंस को टेस्ट के फॉर्मेट में भी पहले से ही अपलोड करके रखा गया है। तरीका यही है कि आप एप्लीकेशन जो कि अश्विन क्लासेस लखनऊ के नाम से, इसे ओपन करें, फिर यहाँ से डेली क्विजेस में जाओ और वहाँ से फिर डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब, और फिर जिस भी डोज को आपको सॉल्व करना हो, जैसे कि अभी हम डोज 28 पर हैं, तो आप डोज 28 को सॉल्व कर सकते हैं। पहले सॉल्व करना इसलिए बेनिफिशियल है कि आप जान सकें कि 10 क्वेश्चंस में आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हैं और कितनी आपको नीड है बेसिकली टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन, राइट। और अगर आपको पीडीएफ की नीड हो इन्हीं 10 क्वेश्चंस की, तो इसके लिए एक तरीका है कि आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लें, और दूसरा तरीका है कि एप्लीकेशन में ही पीडीएफ नोट्स में जा करके डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के डोज नंबर 28 इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन फॉर्मली। फर्स्ट सेंटेंस है स्पॉट द एरर से, पढ़ते हैं इसको। नो सिटीजन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी। नो सिटीजन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री का मतलब है पड़ोसी मुल्क के किसी भी सिटीजन ने नहीं। हैज बीन गिवन परमानेंट असाइलम हेयर, किसी को भी यहां पर परमानेंट असाइलम नहीं दिया गया है। ये याद रखना होता है कि नो या नोबडी या नथिंग कुछ भी आया हो तो जो वर्ब हो उसको नॉट नहीं देना। मान लो अगर यहां पर हैज नॉट बीन होता तो ये गलत होता, राइट। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जब नो का यूज किया गया हो तो गलती से भी नो के पास एनी ना आए। मान लीजिए यहां लिखा होता नो एनी सिटीजन, तो दिस वुड हैव बीन रॉन्ग और ये यहीं पर गलत होता है। कई बार ऐसे लिखा मिल सकता है नो एनी सिटीजन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, यहां नहीं है क्योंकि हम कुछ और गलती करे हैं, राइट। तो ये याद रखें कि नो एनी इज अ रॉन्ग पेयर। So no any citizen from the neighboring country has been given permanent asylum here. Asylum बोलते हैं घर को, रिफ्यूज को, जिसको शरण कह सकते हैं। तो किसी भी पड़ोसी मुल्क के नागरिक को यहाँ पर परमानेंट असाइलम नहीं दिया गया है। आगे कहा जा रहा नॉर एनीवन हैज अप्लाइड फॉर इट येट, और ना ही अभी तक किसी ने इसके लिए अप्लाई ही किया है। अब एरर ये है कि जब भी आप किसी सेंटेंस के बीच में कहीं पर नॉर देखें, अब बेसिकली ऐसी जगह पर नॉर देखें कि नॉर के पहले एक प्रॉपर सेंटेंस लिखा हुआ हो। जैसे हम चाहें तो अपने सेंटेंस को हेयर पे रोक सकते हैं, हम सिर्फ इतनी ही बात बोलें कि पड़ोसी मुल्क के किसी भी नागरिक ने यहाँ पर असाइलम के लिए, मतलब पड़ोसी मुल्क के किसी भी नागरिक को यहाँ पर असाइलम नहीं दिया गया, दैट्स इट, आगे ना बोले हम। तो जब नॉर एक सेंटेंस को ऐड ऑन कर रहा हो, एक सेंटेंस में आगे जा रहा हो एक दूसरी बात को बढ़ाने के लिए, तो फिर रूल है कि नॉर के बाद का जो सेंटेंस है उसमें इन्वर्जन का रूल अप्लाई होना चाहिए। और इन्वर्जन का मतलब है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, विच क्लियरली मीन्स कि नॉर के बाद ये जो एनीवन लिखा है और उसके बाद ये जो हैज लिखा है, इनके ऑर्डर को बदले जाने की जरूरत है, राइट। ये लिखा है पहले सब्जेक्ट एनीवन, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हैज। रूल क्या कहता है, नॉर के बाद इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन कहता है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि जब ये सही होगा तो हो जाएगा नॉर के बाद हैज एनीवन, क्या हो जाएगा, नॉर हैज एनीवन, ये हो जाएगा। नॉर हैज एनीवन अप्लाइड फॉर इट येट, ये हो जाएगा। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक से है ये क्वेश्चन। अ ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू डिग्निटी। एक इंसान को डिग्निटी मतलब इज्जत का अधिकार है। एक व्यक्ति को मान मर्यादा का
हाँ, सम्मान का हक है, एंटाइटल्ड है, वो एंटाइटलमेंट है उसके पास, हक है उसके पास। इन डेथ, मौत में कहा जा रहा है कि व्यक्ति को मौत भी अगर दी जाए तो वो एक डिग्निफाइड डेथ होनी चाहिए। वहां भी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ वॉर फेयर हैं, उसमें ये साफ साफ गिवन है कि जब दो देशों के सैनिकों के बीच में लड़ाई होगी तो मारा जरूर जाएगा, लेकिन म्यूटिलेशन नहीं होगा कि हाथ काट दिया गया, गला काट दिया गया, आंखें निकाल ली गई। ये नहीं होना चाहिए। मतलब मौत भी इज्जत की होनी चाहिए। तो एक इंसान को डिग्निटी का हक है, जीवन में तो हक है ही, मौत में भी हक है, आफ्टर लाइफ भी उसको ये हक है कि चैन की सांस, चैन की मौत वो मरे। तो मौत में भी उसको डिग्निटी का हक है। तो मौत में भी के लिए इवन आता है सर, इवन यहां पर भी, इसमें भी, स्पेशली तो विशेष रूप से, जिसका ये मतलब हो जाएगा कि व्यक्ति को डिग्निटी का हक है सिर्फ डेथ में, तो क्या जिंदगी भर वो बेइज्जती से है? नहीं ना। और ऑल्सो ऐसे नहीं आता, ऑल्सो इन डेथ, ये आपके हिसाब से होता होगा, ऐसे नहीं स्ट्रक्चर बनता है, इवन आता है, इवन। समझना, कोई कह रहा है कि आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, इवन इफ माई फादर आस्क मी टू डू सो, अगर मेरे पिताजी भी कहें तब भी नहीं बदलूंगा। तो यहां तक कि अगर मेरे पिताजी भी कहें, तो यहां यही आ रहा है कि यहां तक कि मौत में भी उसको हक है डिग्निटी का, इवन इन डेथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वोकैबुलरी से, आपको एंटोनिम बताना है इस दिए गए वर्ड रिसर्जेंट का। इट्स एन एडजेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम। रिसर्जेंट बेसिकली ये सर्ज से बना है। सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। ठीक, समझ रहे हैं? सर्ज मतलब इंक्रीज करना, बढ़ना। रिसर्जेंट मतलब फिर से बढ़ना। एक होता है ना कि जैसे कि यूं समझिए कि बिजनेस में किसी को लॉस हो गया, बिजनेस में किसी को लॉस हो गया, वो यहां था और यहां आ गया, अब फिर से, समझ रहे हैं ना, उसका जो ग्राफ था वो यहां से फिर यहां आ गया, यहां आ गया, अब फिर से उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये रिसर्जेंट हो रहा है। ये रिसर्जेंट मतलब फिर से बढ़ना, फिर से मजबूत होना, एक तरीके से रीबिल्ड करना, जिसको कह सकते हैं रीबिल्ड करना, फिर से ग्रो करना, फिर से ग्रो करना, जिसको आप रिवाइव भी कह सकते हैं, रिवाइव करना भी कहते हैं। आपको एंटोनिम चाहिए सर, मैवरिक। मैवरिक बोलते हैं एक मनमौजी आदमी को, जो दुनिया भर के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मनमौजी टाइप का। रॉबस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग। रॉबस्ट मतलब जो रोबोट के जैसे स्ट्रॉन्ग है। रोबोट कैसा होता है सर? बहुत ताकतवर बनाया जाता है, उसकी बनावट स्लिम नहीं है, उसकी बनावट मस्कुलर टाइप की है। तो रोबोट और रॉबस्ट, जो बहुत हेल्दी है, बहुत स्ट्रांग है, उसे रॉबस्ट कहते हैं। रेस्टिव, रेस्टिव की खास बात यह है कि ये बना है रेस्ट से। रेस्ट मतलब आराम, पर रेस्टिव का मतलब है जब आपको आराम ना हो, यानी कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, घबराए हुए हो, एंग्शियस हो सर, डेस्परेट हो एक तरीके से, समझ रहे? रेस्टलेस हो, आराम हो ही ना आपको, बहुत बेसब्र, बेचैन, जिसको कह सकते हैं, रेस्टिव स्टेट में। डिप्लीटिंग इसका सही ऑपोजिट है। क्यों? रिसर्जेंट का मतलब बढ़ने से है ना, फिर से ग्रो करने से। डिप्लीट का मतलब घटने से है सर। डिप्लीट पतले होने से, कमजोर होने से। ये जो हमारे एटमॉस्फेयर पे ऊपर की तरफ ओजोन लेयर है ना, वो ओजोन लेयर जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से पतली हो रही, कमजोर पड़ रही, तो वो डिप्लीट कर रही है। तो डिप्लीट करने का मतलब डिक्लाइन करने से होता है। किससे होता है ना? डिक्लाइन करने से, डाउनफॉल से रिलेट करता है। तो एंटोनिम रिसर्जेंट का क्या हो जाएगा? डिप्लीट करना। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4, वन शुड डाई इन पीस। कुछ हद तक पिछले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। वन शुड डाई इन पीस मतलब एक व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए, दर्द में नहीं। कहा जाता है कि व्यक्ति की जो मौत हो वो दर्दनाक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स जब जानते हैं कि, मतलब मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता ऐसा ही होता है, लेकिन सुनने को मिलता है कि जब लगता है कि व्यक्ति मतलब बचेगा ही नहीं, तो डॉक्टर्स कुछ इंजेक्शन दे देते हैं ताकि वो थोड़ा सा मतलब पेन फ्री होकर के व्यक्ति की ईजी वे में उसकी मौत हो जाए। तो
इसीलिए कि उसको सुकून मिले। तो एक व्यक्ति को हक है कि वो शांति से मरे, ना कि दर्द से। और ना की के लिए क्या आता है? एंड नॉट। क्या आता है? एंड नॉट, ना की, है ना। शांति से मरे, दर्द से नहीं, एंड नॉट। स्पॉटिंग द एरर से अगला क्वेश्चन है, आई सी सच पीपल एज कावर्ड्स। मैं ऐसे लोगों को कायर समझता हूं। आई सी सच पीपल एज कावर्ड्स। मैं ऐसे लोगों को कायर समझता हूं। एंड नेवर वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद देम। अब कभी भी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मेरी नजर में ऐसे लोग जो हैं कायर हैं, और मैं ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहता। रूल के मुताबिक ध्यान से पहले तो समझिए, फ्रेंड इज अ नाउन, राइट। अब जब फ्रेंड के आगे बी लगा दिया गया, बी फ्रेंड, इट इज नाउ अ वर्ब। एक बेसिक रूल है, कोई भी वर्ड अगर अपने में ही बी लगा ले, ऐसे उसी में लगा जाए, तो वो वर्ब बन जाता है। जैसे गाइल, बिगाइल, फूल, बी फूल, लिटिल, बी लिटिल। समझ रहे हैं ना? तो ये वर्ब बन जाता है। रूल के मुताबिक जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो यू बी फ्रेंड अ पर्सन, ना कि आप कहते हो यू बी फ्रेंड विद अ पर्सन। विद नहीं आता सर बी फ्रेंड के साथ, समझ रहे हैं? ये विद नहीं आता है बी फ्रेंड के साथ। ये रूल का कहना है कि आपको बी फ्रेंड के बगल में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। एंड नेवर वांट टू बी फ्रेंड देम होना चाहिए। विद को रिमूव कर दीजिए। जैसे कोई कह रहा आई शैल नेवर बी फ्रेंड यू, ये नहीं कि आई शैल नेवर बी फ्रेंड विद यू, ऐसे नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक से अगला भी क्वेश्चन है। द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने ऐसा पाया है, कोर्ट को यह समझ में आया है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज फेल्ड, कि जो राज्य सरकार है वो असफल रही है किस में? अपनी ड्यूटी को, अपना दायित्व जो है उस दायित्व को निभाने में। हमेशा याद रखिए कि ड्यूटी को क्या किया जाता है? सिक्योर करते हैं, फुलफिल करते हैं, अप्लाई करते हैं कि डिस्चार्ज करते हैं? सर हमेशा याद रखिए कि ड्यूटी को डिस्चार्ज ही किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द इंसिडेंट। और यह भी याद रखिए कि लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा आपको मेंटेन करना होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। और आप अपनी ड्यूटी व्यक्तिगत रूप से और प्रोफेशनल तरीके से, वर्क प्लेस पे भी और इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, आपको अपनी ड्यूटीज को हमेशा डिस्चार्ज करना होता है। कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है ना, निर्वहन की जो अंग्रेजी है वो डिस्चार्ज है। क्या है? डिस्चार्ज है। तो गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द इंसिडेंट। सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रही है। ठीक, फुलफिल किया जाता है बेसिकली कमिटमेंट को या प्रॉमिस को, वादा पूरा किया जाता है। सिक्योर तो जैसे कोई पोजीशन सिक्योर करनी हो, कोई रैंक सिक्योर करनी हो, मतलब वहां बैठना हो जाके आपको, और कुछ नहीं होगा। रिस्टोर करने का मतलब होता है कि चीजें अस्त व्यस्त हो गई, उनको फिर से करिए। जैसे अशांति फैली हुई हो, अशांति फैली हुई हो जिसके चलते कर्फ्यू लगाया गया, कर्फ्यू लगाने से शांति आ गई, तो पीस को रीस्टोर किया गया। क्या किया गया? पीस को रीस्टोर किया गया। तो ये नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, ड्यूटीज को डिस्चार्ज किया जाता है। नंबर 7, इट इज देम हु कंसॉर्ट विद एंटी स्टेट एलिमेंट्स। सर कंसॉर्ट विद का मतलब होता है साठगांठ करना, साठगांठ करना, ठीक है ना, खुला है, मतलब कोलिजन फॉर्म करना एक तरीके से। तो ये वो लोग हैं जो एंटी स्टेट एलिमेंट से साठगांठ करते हैं, ऐसे लोगों से मिली भगत करते हैं जो राज्य विरोधी, देश विरोधी काम करते हैं। ये वो लोग हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। रूल के मुताबिक, रूल के मुताबिक देखिए, एक रूल है कि ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर। बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, इससे पढ़ाऊं मैं आपको कि दूसरे रूल से पढ़ाऊं? एक सेकेंड मुझे सोचने दीजिए। सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक, चलिए ये भी बता देता हूं। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक, इस हिसाब से देम नहीं आएगा। इस हिसाब से क्या आएगा? क्योंकि देम तो ऑब्जेक्ट है, तो बचता कौन है? दे, दे और ये दोज।
दोज भी सब्जेक्ट हो सकता है, दे भी सब्जेक्ट है, दे भी सब्जेक्ट है। ठीक, तो इज एम आर वॉज वर के बाद सब्जेक्ट आता है। फिर दूसरा रूल है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, खासतौर पे हु, खासतौर पे हु, whom, which, राइट, ये सब भी, दैट भी, हु से ही बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से ये कहानी हु को लेके ज्यादा लिखी जाती है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट में दे या फिर देम को नहीं रखता, वो रखता है किसको? दोज को रखता है। तो यहां हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट है। रूल के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो दे या फिर देम नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट दे या देम जो भी लिखा हो उसको बदल देना चाहिए। उसकी जगह क्या कर देना चाहिए? उसकी जगह आपको दोज लगाना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इस रूल को दिमाग से ही हटा दें, इस रूल को दिमाग से ही हटा दें। कीप इट वेरी सिंपल कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट में दे नहीं आता, देम नहीं आता, क्या आता है? दोज आता है। ठीक है ना? क्या रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट में दे नहीं आता, देम नहीं आता, तो दे भी नहीं आएगा, देम नहीं आएगा, दे यहां है, यहां ये भी नहीं आएगा। कौन आता है? दोज आता है। देखिए एक कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो उसका अंग्रेजी अनुवाद ये है, दोज हु लिव in glass houses should not throw stones at others। ये देखिए who रिलेटिव प्रोनाउन है, ये देखिए इसका एंटीसीडेंट है दोज है ना। अगर यहां पे तुम दे लिख दो तो ये गलत हो जाएगा। एक और सेंटेंस है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ध्यान से देखिए, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट है। क्या लिखा है? दोज लिखा है। अगर हम यहां लिख दें गॉड हेल्प्स देम, क्या लिख दें? देम, ऐसे पढ़े गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दे या फिर देम नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में दोज होना चाहिए। मतलब अगर शी लिखा है, ही लिखा है, हिम लिखा है तो वो सब चलेगा, लेकिन दे या देम लिखा है तो वो नहीं चलेगा, तब दोज होना चाहिए। नंबर 8, स्पॉटिंग एरर से ये क्वेश्चन है, नोबडी कैन वॉश हिज हैंड्स ऑफ द ड्यूटीज। इसमें एक फ्रेज यूज हुई है जो उसको कहते हैं वॉश वंस हैंड्स ऑफ, जिसका मतलब है पल्ला झाड़ना, बचने की कोशिश करना। ठीक, वॉश वंस हैंड्स ऑफ। अब इसी वंस की जगह नोबडी के हिसाब से हिज आ गया। आई होता तो माई हो जाता, यू होता तो योर हो जाता। नोबडी कैन वॉश हिज हैंड्स ऑफ द ड्यूटीज। कोई कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उन जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता, अपने हाथ धुल के भाग नहीं सकता, उन जिम्मेदारियों से बच के नहीं भाग सकता जिन जिम्मेदारियों से वो बंधा हुआ हो, जिन जिम्मेदारियों से वो बंधा हुआ हो। सर ये ही किसकी तरफ से आया? नोबडी की तरफ से। नोबडी के लिए ही तो आया है सर। कोई भी उन जिम्मेदारियों से नहीं बच के भाग सकता जिनसे वो बंधा हो। बंधा इधर के लिए आया, इधर के लिए। रूल के मुताबिक ये जितने भी वर्ड्स हैं, एनीवन, एवरीवन, समवन, नो वन, समझ रहे हैं? जैसे एनी, सम, एवरी, नो। अब इसमें जैसे वन लग जाए या बडी लग जाए, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, ये सब। तो इन सब का जो आगे का प्रोनाउन है वो दे होता है। क्या होता है? दे होता है। इस वजह से, क्योंकि आपने जब नोबडी बोला तो नोबडी में तो सब लोग आ गए, या मान लीजिए आपने एवरीबडी बोला तो एवरीबडी में तो सब लोग आ गए ना। अब सब लोगों के लिए ही तो नहीं आ सकता, सब लोगों के लिए क्या आना चाहिए? दे आना चाहिए। तो ही के प्लेस पे दे आएगा, और जब दे आएगा तो इस की जगह आर आ जाएगा। जब दे आ जाएगा तो इस के प्लेस पे आर आ जाएगा। दे आर बाउंड टू, दे
आर बाउंड टू, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, आपको सिनोनिम बताना है लियरी का। किसका सिनोनिम बताना है? लियरी का। सर लियरी होने का मतलब होता है थोड़ा सा संदेह करते रहना, घबराया हुआ होना, सतर्क रहना, हाँ, बहुत सोच समझ करके कोई काम करना, मतलब ट्रस्ट ना करना किसी पर, डिस्ट्रस्टफुल होना नेचर से, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि कोई जो भी होगा वो आपको चीट ही करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऐसा आपके साथ हुआ हो, कहते नहीं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इफ यू आर लियरी, यू आर क्वाइट कॉशियस, सतर्क हैं आप, हर किसी को सस्पिशन की निगाह से देखते हैं, यू रिमेन सस्पिशियस ऑल द टाइम। तो डिस्ट्रस्टफुल आप होते हैं, डरे हुए, घबराए हुए, सहमे हुए और बहुत बहुत अलर्ट, बहुत कॉशियस, ठीक, मतलब बहुत माइंडफुल होते हैं आप, बिल्कुल सजग, सतर्क। सिनोनिम चाहिए? अकाउस्टिक तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, साउंड से रिलेट करता है। करिज्मेटिक एक हिंदी में शब्द होता है, करिश्माई, करिश्माई व्यक्तित्व का व्यक्ति। करिज्मेटिक मतलब बहुत शानदार, करिज्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती, मतलब माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग जिसको कहा जा सकता है, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। केओटिक जो हुल्लड़ काटने से, केओस से बनता है, CHAOS, केओस से, शोर शराबा से। केओटिक होने का मतलब होता है सब इधर उधर बिखरा फैला, चीजें मतलब ऑर्डर में ना हो, जैसे डिसऑर्डरली हो सकती हैं। हाँ, मतलब कहीं कुछ भी फैला हुआ, हुल्लड़ कटा हुआ, भगदड़ मची हुई है, इस तरीके से चीजें, मतलब कहीं से भी बिल्कुल पीसफुल नहीं स्टेट है, टिमुल्टस स्टेट है एक तरीके से। TUMULTOUS कह सकते हैं उसको। एप्रीहेंसिव इसका सिनोनिम है, क्योंकि इसका मतलब भी होता है डरा हुआ होना या बिल्कुल सतर्क होकर के काम करना। एप्रीहेंशन इसी से बनता है। लास्ट वर्ड है ये आज के सेशन का। अम्पटीन का आपको सिनोनिम बताना है। हो सकता है आपको ये वर्ड पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, अम्पटीन। अम्पटीन का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या मीनिंग है इसका? बहुत ज्यादा, ठीक, टू मच जिसको कह सकते हैं, जिसको आप एक्सीडिंग कह सकते हैं, बहुत ज्यादा, जिसको आप अबंडेंट भी कह सकते हैं, प्लेंटीफुल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा। अम्पटीन का एंटोनिम लिमिटेड हो सकता था। लिम्पिड तो क्लियर को कहते हैं। खासतौर पे एक हिंदी में शब्द होता है निर्मल। निर्मल पानी अगर बिल्कुल साफ है तो वो निर्मल पानी कहा जाता है, जिसको आप ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं, बहुत ही क्लियर। लूसिड भी कह सकते हैं, बहुत ही क्लियर, ठीक है ना। लिम्पिड। लस्टी थोड़ा सा हेल्दी से होता है, ताकतवर से होता है, और थोड़ा सा कैरेक्टर से भी होता है, क्योंकि लस्ट का मतलब थोड़ा सा सेक्स से रिलेट करता है। अगर कोई बंदा लस्टफुल है तो वो व्यभिचारी टाइप का आदमी, बेसिकली फुल ऑफ विगर, ताकत से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, और ताकत और ऊर्जा के चलते ही उसका भाव गंदा हो सामने वाले व्यक्ति को लेकर, है ना, क्योंकि वो ताकतवर है, मजबूत है कद काठी से, तो वो शोषण करना चाहता है, सेक्सुअली किसी का अब्यूज करना चाहता है। लिस्टी होने का मतलब ल्यूड हो सकता है, लस्टफुल हो सकता है, व्यभिचारी, डिबॉस्ड टाइप का, दुष्ट। काउंटलेस इसका जो है सिनोनिम होगा, क्योंकि काउंटलेस का मतलब ये तो होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है सर? बहुत ज्यादा, राइट। तो सेशन यहीं पे ओवर होता है। कैसा लगा आप सभी को, मुझे भाई फीडबैक के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा। मुझे तो लगता है कि मैंने कोशिश की है अच्छे से सिखाने की। आपको कैसा लगा ये आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।